देखो, नीट के कट ऑफ इतने हाई जा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बायो से आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो ये जो चैप्टर है, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और इस चैप्टर से बाहर से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसलिए इस चैप्टर के लिए ना आप कोई भी मॉड्यूल, आकाश, एलएन, जो भी आप पढ़ते हो वो सब बंद करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। इस एनसीईआरटी में छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अगर क्वेश्चन पूछा तो आप नेगेटिव मार्किंग कर दोगे अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम लाइन ऐड करो और कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट लगे वो भी आप ऐड करो। तो चलो इस चैप्टर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसके हाइलाइट्स कैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखो, एनिमल हस्बेंड्री जो भी हाइलाइट्स है वो आप हाइलाइट्स करो, उसको पढ़ो और टिक मारो। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको क्या करो, टिक मारो। जैसे यहाँ पे मैंने टिक किया है, फिशरीज इंक्लूड रिलीज कैचिंग एंड सेलिंग। फिशरीज में क्या आता है, फिश, मोलस्क, मतलब फिशरीज के लिए सिर्फ फिश के लिए नहीं होता है, वो फिश के लिए, मोलस्क के लिए जो सेल फिश होते हैं, एंड क्रस्टेशियन जिसमें प्राउन और क्रेब भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसमें लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड दैन मोर देन 70% इन द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो वर्ल्ड में जितने भी लाइव स्टॉक्स हैं उसका 70% किस में है, इंडिया और चाइना में है। और देखो, ऐसे कंसेप्ट आपको तभी पता चलेंगे जब आप ऑलरेडी हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ोगे और आपको पता होंगे कि ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ो। एंड देन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पोल्ट्री में क्या आता है, फॉल, बर्ड्स एंड देयर एग्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ बर्ड्स का ही नहीं, उसके एग्स की यूज़ के लिए भी हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करते हैं। इसमें क्या आता है, चिकन और डक्स भी आते हैं और सम तुर्किश। तो हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, तुर्किश एंड गीज समथिंग। तो जो भी हाइलाइट्स पॉइंट है वो सब आप हाईलाइट करो, और ऐसा नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट करो, जो इम्पोर्टेंट है वही हाईलाइट करो। और इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब जैसे एनिमल ब्रीडिंग है, तो एनिमल ब्रीडिंग के जो भी इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं मैक्सिमम टाइम। होमोजाइगोसिटी क्या होता है, एंड देन आउट ब्रीडिंग जब पढ़ोगे तो आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, इस तीनों के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस वगैरह पता होने चाहिए। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, MOET। तो आपको कुछ फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए, जैसे MOET का फुल फॉर्म पूछ देगा तो वो आपको पता होने चाहिए। वो कैसे करते हैं, FSH उसको देते हैं, फिर उससे क्या होता है, मैक्सिमम एग प्रोड्यूस होता है, और कितने एग प्रोड्यूस होते हैं ये भी आपको काउंट याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लिख दिया, नहीं, मैक्सिमम नहीं, वहाँ पे आएगा 6 to 8, फिर या फिर 8 to 10, ऐसे ऑप्शन देंगे और आपको निगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे 6 to 8 लिखा है ना, तो आपको 6 to 8 ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और फर्टिलाइज एग एट 8 to सेल स्टेज, 8 to 32 सेल स्टेज जो होता है ना, उसी पे फर्टिलाइजेशन होता है, और वो नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफ़र टू सरोगेट मदर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो फर्टिलाइज एग होता है वो कौन से स्टेज में होता है, 8 to 32 सेल्ड स्टेज में होगा, तो ही उसको नॉन सर्जिकली बाहर करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफ़र टू सरोगेट मदर। ठीक है, सर्जिकली उसको हम बाहर नहीं करते। तो ऐसे कई सारे कंसेप्ट है जो आपको हाईलाइटेड करने हैं और उसको ध्यान रखने। एक बार अच्छे से पढ़ लिया नहीं है चैप्टर तो आप, अच्छा कंसेप्ट ये है कि इसमें कंसेप्चुअल चीज़ का एक फ़ायदा होता है कि वो जल्दी याद होते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे देखो, एपी कल्चर में कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वीन, ड्रोन, वर्कर्स भी क्या होते हैं, वो सब पॉइंट्स आप देखो। और बी कीपिंग के जो भी पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं का सफिशिएंट हैं फॉर नीट, तो नीट में इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। फिर फिशरीज़ में, फिशरीज़ को ब्लू रेवोल्यूशन भी बोलते हैं,
क्योंकि इसमें इंक्रीज फिश यील्ड जो इंक्रीज किया गया है, इसमें जो भी फ्रेश वाटर, अब ये आपको याद रखना है फ्रेश वाटर में कौन कौन सा होता है, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, और मैरीन वाटर में कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछे गए हैं और इसका यही रीज़न है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख रखा है ताकि जब मैं रिवीजन करूँगा एनसीईआरटी तो ये मुझे डायरेक्ट दिखे और डायरेक्ट याद होगा। अब देखो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग भी है, प्लांट ब्रीडिंग भी आप अच्छे से पढ़ो। प्लांट ब्रीडिंग में ग्रीन रिवॉल्यूशन वो किसने दिया, एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, 1860 में दिया है। ये पॉइंट मैंने बाहर से ऐड कर रखा है। तो आप इसके क्या करो, पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक आपको दिखती है तो वो एनसीईआरटी में ऐड करो। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है प्लांट ब्रीडिंग में, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवोल्यूशन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ये सब एक स्टेप है। तो आपको ऐसे स्टेप पूछेंगे कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, उसके बाद क्या करते हैं तो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, उसके बाद क्या करते हैं तो क्रॉस हाइब्रिडेशन एमंग सेलेक्टेड पेरेंट, उसके बाद क्या करते हैं तो सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, उसके बाद क्या करते हैं तो टेस्टिंग, रिलीज और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। अब इसमें भी कुछ पूछता है कि जैसे जर्म प्लाज कलेक्शन, ये कौन से स्टेज में आता है तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में आता है। फिर कई सारी चीज़ें पूछते हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिस इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस, तो यहाँ पे जो लिखा है थर्ड प्रोसेस में, क्रॉस हाइब्रिडेशन में, तो ये डायरेक्ट एक बार पूछा गया था कि इस प्रोसेस में कौन सा होता है जो वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस होता है। तो जैसे लिखा है ना वैसे आपको प्रोसेस में याद होना चाहिए कि जो क्रॉस हाइब्रिडेशन होता है, क्रॉस हाइब्रिडेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, वो टाइम कंज्यूमिंग और टेडियस प्रोसेस होता है। अब देखो एक ही चीज़ है कि यहाँ पे एक और नेक्स्ट पॉइंट जब पढ़ोगे तो द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोसेस। अब ये आपको याद रखने हैं कि जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट केयरफुल साइंटिफिक एवेल्यूएशन प्रोजेनी जो होती है ये कौन से स्टेज में आती है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर किया जाता है। और कुछ पॉइंट्स ये जो हैं आपको जैसे मैंने हाइलाइट्स किए हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये जो द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्ड वैरायटी ऑफ वीट एंड राइस, वो मिड 1960 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको याद करनी है क्योंकि डायरेक्ट पूछेंगे कि जो डेवलपमेंट हुआ था कब हुआ था, तो मिड 1960। अब इसको आपको नेगेटिव मार्किंग करने के लिए कुछ भी लिख देंगे, मिड को क्या कर देंगे, एक और ऑप्शन में ऐड कर देंगे एंड ऑफ 1960 या फिर स्टार्टिंग ऑफ 1960। तो ऐसे आपको नहीं करना है, जो लिखा है एनसीईआरटी में वैसे ही आपको याद करने हैं। अब देखो वीट एंड राइस के बारे में कुछ हिस्ट्री दिया हुआ है तो वो हिस्ट्री आपको याद रखनी है। एंड देन शुगर केन के बारे में दिया हुआ है तो शुगर केन की जो वैरायटी वगैरह है वो सब आपको याद रखनी है, जो साउथ में कौन सा होता है, नॉर्थ में कौन सा होता है। एंड देन मिलेट्स के बारे में भी जो लिखा हुआ है, जो मिलेट्स जो होता है वाटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए डेवलप किया गया था, तो वो ज्वार और बाजरा जो है वो आपको याद रखनी है और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। जैसे जया और रत्न किसके एग्जाम्पल हैं, और सोनालिका और कल्याण सोना किसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट ब्रीडिंग डिजीज़, अब देखो प्लांट ब्रीडिंग डिजीज़ में आपको यहाँ पे याद रखना है जो फंजाई से डिजीज़ होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया से जो होता है वो कौन सा होता है, और वायरस से होता है वो कौन सा होता है। अब देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इस टेबल से कई बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टेबल आपको कैसे भी याद रखनी है। इसके लिए आप या तो कोई ट्रिक बनाओ या कैसे भी याद करो, ये टेबल आपको पता होना ही चाहिए कैसे भी, ठीक है। अब देखो म्यूटेशन में, अब प्लांट ब्रीडिंग में एक म्यूटेशन ब्रीडिंग जो होती है वो भी बहुत हेल्पफुल होती है प्लांट ब्रीडिंग के लिए, और इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, गामा रेडिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब गामा रेडिएशन मैंने हाईलाइट किया है और ऐसे ही आप पढ़ोगे ना, हाईलाइट करोगे ना, तो आपको हर एक पॉइंट लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और वो पूछे जा सकते हैं। तो वैसे भी मैंने इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स कर रखे हैं, आप उसको देखो और अपने एनसीईआरटी में उसको ऐड करो और अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि उसको
फास्ट पढ़ो, जितना फास्ट पढ़ोगे ना, जितना फास्ट आप पढ़ सकोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप नीट एग्ज़ाम में उतना ही फास्ट क्वेश्चन पढ़ने की आपकी आदत होगी, तो आपकी जो रिस्पॉन्स होगी आंसर देने की वो भी आपकी जो होगी फास्ट होगी। और इससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग के चांसेस भी कम होंगे एंड आपकी टाइम सेविंग होगी जो आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए दे सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। अब देखो यहाँ पे बायो फोर्टिफिकेशन है, ये बायो फोर्टिफिकेशन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो एक और पॉइंट आता है, जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे वहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन और बायो फोर्टिफिकेशन, तो जब सिमिलर्स वर्ड है ना तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए ऐसे पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो और समझो, और कंसेप्ट के साथ याद रखो कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, और बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है। सिंगल सेल प्रोटीन भी आपको पता होना चाहिए, इस कंसेप्ट से भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन में क्या आता है, स्पाइरुलिना वगैरह आते हैं। अब देखो इसमें है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमा क्लोन, मेरिस्टेम वगैरह, ये सब कंसेप्ट आपको, जैसे सोमेटिक हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो ये सब कंसेप्ट आप पढ़ो और अच्छे से लिखो। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने ऐड कर रखे हैं, जैसे ऑर्गेन क्या करता है, रूट के डेवलपमेंट के लिए होता है, साइटोकाइनिन क्या होता है, शूट के डेवलपमेंट के लिए होता है। जैसे आप प्लांट फिजियो पढ़े होगे तो उस वहाँ पे आपको पता होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के सारे हाइलाइट्स चाहिए तो आप कमेंट करो। और कोई भी डाउट हो एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नीट प्रिपरेशन में, तो आप कमेंट करो, हाँ मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो वो हमें भी मोटिवेशन मिलती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर नीट।